जी भवरिया को विद्यार्थियों से रूबरू करवाना है, तो मैं मंच पे उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो हम सब में वरिष्ठ है, ज्ञान में भी वरिष्ठ है, अनुभव में भी वरिष्ठ है। और कहा जाता है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, और जाना पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। ऐसे इतिहास की खान जिन्होंने विशेष रूप से राजस्थान इतिहास में जो काम किया है, राजस्थान इतिहास के लेखन में जो काम किया है, आप जिसने एक पब्लिकेशन के माध्यम से आज हम निश्चिंत होकर किसी भी विद्यार्थी का मार्गदर्शन करते हैं, उस पूरे महकमे को संभालने वाले और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने के बाद में इतिहास के ऐसे हस्ताक्षर को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं, पवन जी भवरिया। आप सबकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक पवन जी इस मंच पर आमंत्रित नहीं होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को इस मंच पर आमंत्रित करने का मुझे दूसरी बार अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमान पवन जी भवरिया। मंच पर विराजमान धीर सिंह जी, गणपत जी और सामने बैठे इतिहास की युवा प्रतिभाएं, आप सभी का सादर अभिवादन। बात शुरू करेंगे उससे पहले एक मुद्दे पर आना चाहता हूं मैं। जब यह रिजल्ट आया था आपका, तो बहुत से विद्यार्थियों का यह संदेश आया कि क्या हमें इंटरव्यू देना चाहिए। असल में अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो जो एकमात्र फ़ायदा हो सकता है आपको वो ये है कि आप अजमेर का किराया बचा सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो वो 250-300 रुपये, 400-500 रुपये आप बचा लें, वो तो एक फ़ायदा ज़रूर है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आपको यह कैसा लगा कि ये जो आप इंटरव्यू कॉल में हैं, ये बड़ी बात नहीं है। असल में इस एग्ज़ाम को नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के लगभग इतिहास के जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, और फिर आप उन 1700 लोगों में चयनित हैं जिनको आरपीएसए ने बुलाया है। ठीक है ना। आरपीएसए के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना आसान काम है, लेकिन उस इंटरव्यू रूम तक आप पहुँचे हैं, ये आपकी प्रतिभा है, आपकी मेहनत है। तो आपने इसको कमतर कैसे आका, कैसे आपको लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे तो महसूस करेंगे कि कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और उनमें से कितने कम अच्छे ढंग से पीजी कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप उन लोगों में हैं जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पीजी की है। उसके बाद आपने नेट किया है, उसके बाद आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है जिसमें लगभग उत्तर भारत के इतिहास के सारे अच्छे स्टूडेंट बैठते हैं, और फिर आप उन 1700 लोगों में आए हैं, और फिर भी आपको लग रहा है कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तो बड़ी बात कोई एवरेस्ट पे से जंप करना हो जाएगी। ठीक है। तो पहली बात यह दिमाग से निकालें कि यह बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात है इसलिए यहाँ हम 4 साथी, अभी बजरंग जी आ जाएंगे, बेहद व्यस्त कार्यक्रम है उनका, क्योंकि वो आमेर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो हम चारों इसीलिए आए हैं आपके पास क्योंकि आप विशिष्ट हैं। ठीक है। तो ये बात मुझे या किसी को भी अब दोबारा नहीं पूछनी है कि क्या हम इंटरव्यू देने जाएं या नहीं जाएं, 100% जाना है। ठीक है। अंतिम परिणाम किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है, जीवन का ही नहीं पता है तो इंटरव्यू का तो कैसे होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसी भी हालत में इसको गंवाना नहीं है। ठीक है। तो ये तो वैसे तो आपके संदर्भ से जुड़ी हुई बात थी, लेकिन यहाँ इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि क्या हम इंटरव्यू देने जाएं या नहीं। आप इंटरव्यू देने जाएंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं जिस विषय पर मुझे बोलना था या बोलना है उस पर।
असल में चर्चा ये हो रही थी कि कौन किस विषय पर बोलेगा। तो मैं इन सबसे सीनियर हूँ उम्र के हिसाब से, है ना। और बाल भी इसलिए वाइट रखता हूँ ताकि इनको फीलिंग आए कि भाई हाँ, ये अपने से बड़ा है, तो आराम से मेरी बात मान ले। वरना क्या देव जी बाल भी काले रखते हैं, हो सकता है नेचुरली भी हो और दिखते भी यंग हैं तो इसलिए मैंने कहा भाई मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जिन मुद्दों पर आरपीएससी के जो मेंबर हैं वो आपसे चर्चा कर सकते हैं। देखिए, आप में से जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है उन्हें तो मालूम है, पर जो पहली बार देंगे उन्हें मैं बता देता हूँ। जब आप इंटरव्यू वाले रूम में जाएंगे तो आपको वहाँ 3 लोग नज़र आएंगे। एक जो बीच में बैठे होंगे वो आरपीएससी के सदस्य होंगे, उनके अगल बगल में इतिहास के विशेषज्ञ होंगे। आपसे चर्चा शुरू करेंगे आरपीएससी के सदस्य। यद्यपि वो इंटरव्यू का बहुत छोटा पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत कम बातें आपसे पूछेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनको टाइम देना है, उनसे आपका निचोड़ निकालना है कि आप अब तक क्या पढ़ कर आए हैं या किस तरह से विषय को सोचते हैं। पर वो आपसे क्या बातें करेंगे उस पर थोड़ी चर्चा मैं आपसे करूँगा। अभी जिन साथियों ने दूसरे विषयों से इंटरव्यू दिए हैं उनसे बातचीत की, कुछ मैंने खुद ने चिंतन किया और उसके बाद कुछ बातें लिखी हैं। असल में मेरी हमेशा से आदत है लिखने की, मैं बिना लिखे कम ही काम करता हूँ। तो मैंने आपके लिए कुछ पेज भी लिखे हैं, यद्यपि टाइम नहीं मिला इसलिए टाइप नहीं करवा पाया, लेकिन हाथ से आपके लिए लिख कर लाया। मैंने कहा ताकि कोई बात छूटे नहीं मेरे से। तो जब आप अंदर जाएंगे, अब असल में आपसे कितने अनुभवी हैं, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, अपवाद एक अलग बात है। वीर सिंह जी की तरह ये तो 20,000 लोगों के सामने क्या 2 लाख लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। पर यदि आप नए हैं मेरी तरह, मैं जिसे कहें जो है मंच पे ज़्यादा नहीं बोलता, इसलिए हमेशा थोड़ा अनईजी फील करता हूँ। तो आप भी करेंगे, थोड़ा वाइब्रेट भी होगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगी, आपको लगेगा जैसे अभी दौड़ कर आए हो, वैसी फीलिंग आएगी। तो जो आरपीएससी के सदस्य हैं वो आपको नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे, इजी करने का, कि आप थोड़ा आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाए, उसके बाद आपसे बात की जाए तो आप ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। तो वो सबसे पहले, चूँकि उनके पास आपके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो वो आपको या तो खुद बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पीजी कहाँ से की है, अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं। इसके अलावा आपके परसेंटेज भी पूछेंगे आपको कि 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने थे। तो ये याद ज़रूर करके जाएं। और ऐसे नहीं कि सर 64 के आसपास आए थे, अब 64 के आसपास तो उसको लगेगा खुद के नंबर ही नहीं याद करके बैठा है। तो देख के जाएं, क्योंकि 10th किए कई दिन हो गए तो भूल भी जाते हैं। ये इसलिए कि एक तो आपको ईजी किया जा सके, दूसरा ये कि कोई गलत व्यक्ति तो नहीं बैठ गया है। ठीक है, कल परसों देखा होगा आपने कि डॉक्टर साहब एक मरीज़ के बजाय उसके जो साथ आया था उसका हाथ काटने में बैठ गए थे। वो तो टाइम पे बता दिया, वरना उसको निपटा देते। तो ऐसा ना हो कि कोई गलत आदमी आ जाए ये सब बातें आपसे करेंगे, तब तक आप कुछ इजी हो जाएंगे। उसके बाद जो अगले पर्सन हैं वो, जैसे आपने बताया कि मैंने 10th यहाँ से की, 12th यहाँ से की, तो जिन शहरों में आपने पढ़ाई की है उनसे संबंधित बहुत सामान्य सी बातें आपको पूछी जा सकती हैं। क्योंकि आप इतिहास विषय से हैं तो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो जगह है जहाँ से आपने 10th किया है या पीजी किया है, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हुए हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताओ। धार्मिक स्थलों के बारे में पूछ सकते हैं, पर्यटन स्थलों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उनको आप देख कर जाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जहाँ पढ़ाई की है वहाँ के बारे में कुछ नहीं जाने। असल में उनका उद्देश्य यह जानना होता है कि आप सिर्फ पढ़ने वाले तो नहीं हैं, बाहर तो निकल ही नहीं रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है आपको कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि आपको जो आगे कॉलेज में जब भेजा जाएगा तो वहाँ आपको
जैसे हमारी वाली कॉलेज है उसमें 7,000 बच्चे एनरोल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चों से बात ही नहीं करें, आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा, आप अपनी मस्ती में बैठे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो चाहते हैं कि ऐसा जो बंदा वो सेलेक्ट करें जो अपने आसपास के बारे में अवेयर हो, इसलिए आप देख कर जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो है आपके पेपर जो आपने दिए हैं खासकर पीजी के, ठीक है, आपके 8 या 9 पेपर होते होंगे आजकल, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया तो कुछ ज़्यादा भी होने लग गए हैं, करीब 20 के करीब पेपर हो जाएंगे। लेकिन पहले जैसे 8-9 पेपर हुआ करते थे, उनके नाम याद करके जाना है। आपको पूछा जा सकता है कि आपके जो एमए प्रीवियस था उसमें कौन से 4 पेपर थे, फाइनल में 5 पेपर कौन से थे। वैसे गणपत जी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा ना, जो लिख रहे हैं वो आराम से सुन सकते हैं। तो ये कई बार बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि आपको पूछा गया कि आपके पेपर कौन से थे और आप बता ही नहीं पाए, और पेपर भी पूरा नाम, जैसे भारत का इतिहास आपका यदि पेपर है तो 1526 से 1707 यदि आपके पेपर का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार भूल जाते हैं, जैसे आपको पीजी के वे मान लीजिए 4-5 साल हो गए तो भूल गए कि 9 पेपर कौन से थे, तो वो आप देख कर जाएंगे, ठीक है। एक यदि आपने स्ट्रीम चेंज की है मेरी तरह, मैंने बीएस से किया था मैथ से, फिर एमए हिस्ट्री से किया, तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये मोह भंग का कारण क्या रहा, कैसे मैथ्स के बाद एमएससी करने के बजाय इधर कैसे आ गए, क्या मामला रहा। तो उसका एक संतोषजनक जवाब होना चाहिए, और वो जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को मैथ्स वैस तो पल्ले नहीं पड़ी इसलिए इधर आ गया, ठीक है। वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा, उनका लगेगा कि लापरवाह आदमी है अब जाके लाइन पे आया है। तो एक अच्छा कारण होना चाहिए आपके पास। बहुत से आप में से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीजी नॉन कॉलेजिएट की होगी या ओपन से की होगी। एक तो उसका कारण पूछ सकते हैं कि भाई रेगुलर क्यों नहीं की, दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या चुनौतियां फील की। रेगुलर के रूप में आप पहले पढ़ कर आए हैं, 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, और यहाँ अब आपने नॉन कॉलेजिएट के रूप में पीजी किया है, तो आपको अलग क्या लगा या आपने कोई चुनौती फील की, कैसा महसूस किया आपने, इस बारे में आप ज़रूर सोच कर जाएँ। एक जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन यदि कोई बड़ी घटना हुई हो, कई बार उसको पूछ लेते हैं, जर्नल विशेषज्ञ के रूप में नहीं, लेकिन हो सकता है वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ कर आए हों और उनको लगा कि यह तो बड़ी घटना है, आपसे भी पूछ लिया। जैसे आज अपने उपराष्ट्रपति महोदय हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि कोर्ट सुपर संसद की तरह व्यवहार न करे। आपको पूछ सकते हैं भाई धनखड़ साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या हो गया। तो आपसे विशेषज्ञ के रूप में उतरने चाहेंगे, लेकिन ये तो चाहेंगे कि कम से कम आप अखबार पढ़ कर आएँ हैं और कुछ आप बता पाएँ। कई बार ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएं वो तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो, जैसे आज 18 अप्रैल है और आज ही के दिन तात्या टोपे जो थे उनको फांसी की सज़ा हुई थी, महान क्रांतिकारी थे। तो आपको पूछ सकते हैं कि इतिहास में 18 अप्रैल के दिन कोई बड़ी घटना हुई थी क्या, तो आप देख कर चले जाएँ। अगर जवाब देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे एग्ज़ाम में अपन 100 के 100% सही नहीं करते हैं ना, अभी आप में से शायद ही कोई होगा जिसके 200 में से 200 नंबर आ रखे हैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा है 150 वाले भी कम ही होंगे। तो जब यहाँ 100 में से 100 नहीं आ रहे हैं तो इंटरव्यू में भी नहीं आने हैं। तो ये विचार नहीं करना है कि मेरे को तो ये जवाब ही नहीं आया, ठीक है, या फिर मैंने तो पर्सन जो 10% पूछे मेरे से मैंने तो 8 ही बताए हैं, 7 ही बताए हैं, ये कोई इशू नहीं है। उनको पता है कि आप पढ़ने वाले हैं तभी तो उनके सामने बैठे हैं, ठीक है ना। पूरे नॉर्थ इंडिया में से चुन कर आए हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। इस चीज़ का तनाव नहीं लेना कि मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया है। और कई बार क्या होता है, जो मुद्दा करंट में लंबे समय से चल रहा है उस पर भी आपसे चर्चा कर सकता है। आरपीएससी के मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे ट्रंप साहब आजकल अपनी टैरिफ नीति के कारण छाए हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को हिला रखा है। आपको पूछ सकते हैं ये क्या मामला है, ये कैसे टैरिफ वगैरह क्या होती है। तो ये नहीं चाहेंगे वो कि आप आरबीआई के गवर्नर के रूप में वहाँ जवाब दें,
आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जवाब दें। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को तो नहीं पता ये क्या चल रहा है आजकल, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, आपसे चर्चा सुनी है। इस तरह का जवाब आप नहीं देंगे, है ना। अब क्योंकि आप उस शिक्षा में आ रहे हैं तो इससे जुड़े हुए मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है राजशेष कॉलेज। आपको पूछा जा सकता है कि ये कॉलेज सामान्य कॉलेज से किस तरह अलग हैं। इसके अलावा आपको यह भी पूछा जा सकता है कि क्या इन कॉलेज की मदद से उच्च शिक्षा को विस्तारित करने में मदद मिल रही है क्या। ये हर बच्चे तक उच्च शिक्षा को ले जाने के लिए आवश्यक है क्या, प्रभावी है क्या, ज़रूरी है क्या, आप क्या सोचते हैं। आपका ओपिनियन लिया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखें, अपना ओपिनियन बेहद सदैव शब्दों में दें, नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी है ना। इस तरह का जवाब नहीं देना है जैसे अपनी तरफ जो हमारे शिकर की तरफ कहते हैं अड़क चूंठला जवाब, यानी ऐसा जवाब नहीं देना कि सामने वाले को लगे कि ये तेरे को उल्टी बात बोल रहा है ना। जैसे आपको पूछें कि बच्चे आजकल क्लासेज में कम आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, क्या वजह मानते हैं आप, और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। आप कहोगे नहीं सुधरेंगे साहब, ये ऐसे रहेंगे, तो ये गड़बड़ है ना। अगले को लगेगा जब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो फिर आपको क्यों लिया जाए, आप कॉलेज में आकर क्या करेंगे। जब आप सोच या सा रहे हैं तो इस तरह के जवाब कभी नहीं देने हैं जिन्हें कहें कि अगले को सुनकर लगे कि ये व्यक्ति की जो अप्रोच है वो नकारात्मक है। और सकारात्मक अप्रोच तो आप धीर सिंह जी भाई साहब को सुन लिया करो वीकली, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव अप्रोच आपके आसपास आएगी नहीं, तो बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ जवाब देंगे। एक विद्या संबल योजना, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि क्या है ये योजना और कितनी प्रभावी है। और यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आपने विद्या संबल योजना में अतिथि शिक्षक के रूप में काम क्यों नहीं किया, करना चाहिए था आपको, ये बड़ी फ़ायदेमंद है। इस तरह की बातें आपको पूछी जा सकती है, तो आप विद्या संबल योजना के बारे में पक्के तौर पर पढ़ कर जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, चाहे सरकारी हो या निजी, तो वहाँ के बारे में आपको पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं स्कूल शिक्षा में, तो आपको पूछा जा सकता है जो स्कूल में योजनाएं चल रही हैं, जैसे मिड डे मील योजना है, आपको पूछ सकते हैं ये क्या है, कितनी प्रभावी है, अच्छी है या नहीं है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। या आपको पूछ सकते हैं कि भाई बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों की ओर कम आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप इसकी, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि आपका काम क्या है। या जैसे मान लीजिए मेरे कई जो स्टूडेंट हैं पहले कांस्टेबल रहे हैं, पिछली भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको पूछा जा सकता है कि आप पुलिस में हैं, कांस्टेबल हैं, बड़ा चुनौतीपूर्ण है आपका काम और आपने मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं, पर पुलिस की छवि आम लोगों में नकारात्मक क्यों है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस सेक्टर के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, वो आपको पूछ सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको कहा कि उनका इरादा यह है, ये पता लगाना है कि आप जहाँ काम कर रहे हो आसपास के वातावरण के बारे में ऑब्जर्वेशन रखते हो या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम से मतलब रखते हो और आपको कोई लेना देना नहीं है बाकी की दुनिया से, ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं चलेगा। एक उच्च शिक्षा से जुड़ी जो और बड़ी समस्या जिस पर पूछा जाता है, आम लोग चर्चा करते हैं तो भी बात होती है कि बच्चे आजकल किताबें नहीं पढ़ते, टेक्स्ट बुक लाते ही नहीं हम बच्चे। क्या मेरे को तो लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव यह रहा कि मैं अगर किसी को बुक्स सजेस्ट करता हूँ, अगला 15-20 मिनट मेरी बात सुनेगा और आखिर में अपनी मन की बात कहेगा कि वो एक किताब पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा क्या, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि बच्चे आजकल किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, 1 वीक क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रवृत्ति का कारण क्या है और इसका उपाय क्या है, बच्चों को इससे बाहर कैसे निकालें, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि आपको जाना कॉलेज में ही है, काम यही करना, तो आपका खुद का कोई ओपिनियन क्या है इस बारे में।
ठीक है। एक और बात जो पूछी जा सकती है आपको उस शिक्षा से जुड़ी हुई, कि बच्चे अपने कॉलेज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, परीक्षा के आसपास पढ़ रहे हैं। इस प्रवृत्ति का कारण क्या है? बच्चे पूरी ताकत से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आखिर उनको प्रेरणा क्यों नहीं मिल रही है कि वो, अब तो सेमेस्टर हो गए हैं, हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाती है, तो वो लगातार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि वो लास्ट के 15-20 दिन पढ़ना चाहते हैं? क्या पढ़ाई उनको अपनी ओर नहीं खींच पा रही है? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? तो इस बारे में सोच कर जाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वर्तमान, इस पर आपको पूछा जा सकता है कि ये जो है शिक्षा पद्धति, इसमें आप कोई कमी महसूस कर रहे हैं क्या? आप सालों से सुनते आ रहे हैं कि मेघालय की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, अपन लगभग उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? यद्यपि बहुत सी कमियां दूर की गई हैं, लेकिन अभी भी जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है? या उससे पहले आपको पूछा जा सकता है कि कमियां क्या हैं? क्यों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चे शिक्षित हैं पर स्किल्ड नहीं हैं? इस कथन का क्या तात्पर्य है? आम लोग, कोई भी चाय की दुकान पर बैठा भी कह देता है कि बच्चा पढ़ तो रखा है लेकिन स्किल नहीं है इसमें। तो ये मामला क्या है? व्यावसायिक शिक्षा के बारे में पूछ सकते हैं आपको कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को अपनी ओर क्यों नहीं खींच रही है? ठीक है, लोग आईटीआई जो है वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए क्यों कर रहे हैं? वो इसमें अपना भविष्य क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको अभी जो करंट इश्यू है, पूछा जा सकता है कि ग्रेड 4 के लिए तकरीबन 15-16 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जबकि वहाँ तो वेतनमान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उधर क्यों जाना चाह रहे हैं? इस बारे में आपको, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो आपको सोच के जाना है कि आप इस बारे में क्या जवाब दे सकते हैं। एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको आप पूरे मन से पढ़ कर जाएं और इसको समझने का प्रयास करें। धीर सिंह जी भाई साहब से भी निवेदन रहेगा कि यह भी आपके लिए कोई मैटर उपलब्ध करवाएं इस बारे में, क्योंकि वो लगभग 120 पेज के आसपास है। आप नहीं पढ़ पाएंगे तो यह कोई संक्षेप में यदि कोई मैटर तैयार करके आपको देते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि एनईपी 2020 इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछा जा सकता है ये क्या है, इसमें क्या परिवर्तन जो पुरानी पद्धति है उसमें किया जा रहा है, इसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन सब बातों पे आप विचार करेंगे, है ना। अब जैसा मैंने आपको कहा, आपका जो स्थानीय इतिहास, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, उस बारे में आपसे पक्के तौर पे पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयार करके जाएं। जैसे मान लीजिए मैं सीकर से हूँ, तो मुझे घाटवा के युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, रणौता के बारे में पूछा जा सकता है। यद्यपि ये वैसे बड़े स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन चूँकि मैं सीकर से हूँ तो मुझे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप बताओ, यह नहीं कि आप कहो कि ये तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, इसका मतलब आप अपने आसपास की बातें नहीं जानते हैं, है ना। सुरेंद्र जी शर्मा का नाम सुना होगा आपने, हास्य कवि हैं। उनका एक, पहले जब मैं छोटा था तो कैसेट वैसेट आती थी और उसमें टेप में सुना करते थे हम। तो उनका एक जोक था कि एक आदमी बच्चों को पूछता रहता था कि ताजमहल के बारे में जानते हो? बच्चे छोटे छोटे थे, वो मना करते थे कि नहीं जानते हैं। कभी पूछते लाल किले के बारे में जानते हो? बच्चे कहते नहीं जानते। एफिल टावर का नाम सुना है? बच्चों ने कहा नहीं सुना। नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हो? कहा नहीं जानते। एक दिन बच्चों ने उनको पकड़ लिया, कहा राधे श्याम जी को जानते हो? तो उसने कहा नहीं जानता। तो कहा यार बाहर ही बाहर घूमते रहते हो, कॉलोनी में भी रहा करो। ठीक है, तो लोकल हिस्ट्री ज़रूरी है, ठीक है ना। स्थानीय इतिहास आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा, और तो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। हाँ सर, अभी तो थोड़ी देर और बोल सकते हैं ना, अब ठीक है। आपका खुद का कमज़ोर और मजबूत पक्ष पूछा जा सकता है कि आपको कहाँ लगता है कि आप मजबूत हैं और कहाँ लगता है कि आप कमज़ोर हैं। और कमज़ोरी ऐसे नहीं बतानी है कि सर मेरे को गुस्सा आ जाए ना तो फिर तो मैं
सामने वाले को फोड़ देता हूँ, है ना। ऐसी बातें नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से जवाब देना। अगले को यह नहीं लगना चाहिए कि आप बेहद गुस्सेल हैं। एक इतिहास विषय की उपयोगिता क्या है? आम लोग क्यों कहते हैं कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला काम है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि इतिहास विषय किस लिए उपयोगी है, किस लिए पढ़ाया जाना चाहिए, किस लिए बच्चों को स्कूल में इसको पढ़ाया जाना चाहिए? आपका क्या व्यू है? और आप इसको बच्चे इतिहास पढ़ें, इतिहास में उनकी रुचि जागृत हो, इवन आपकी खुद की कॉलेज के बच्चों को इसमें रुचि जागृत हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या करेंगे, आपका क्या विचार है? जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे AA साहब जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, वो गणपत जी को जानते हैं, ठीक है, इनके रील वगैरह देखते रहते हैं, उनको उनमें इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये जो है इतिहास को रुचिकर बनाकर उन्होंने पेश किया है, इसलिए वो जान रहे हैं। ठीक है, मेरे को जब मैंने किसी के साथ ये शेयर ही नहीं किया था कि मेरा प्लान है जयपुर जाने का, तब भी उन्होंने मेरे को कॉलेज में आते कहा कि 18 को जयपुर जा रहे हो। तो मुझे लगा इनको कैसे पता चला, तो कहा मैं गणपत जी के वीडियो देखता रहता हूँ। तो ये क्या है, आपने विषय को इतना रुचिकर बना दिया कि अकाउंट्स का आदमी जिसका काम हमारे वेतन बनाना और हमारे को परेशान करना है कि इस बार इनकम टैक्स 20,000 और कटेंगे, वो आदमी भी हिस्ट्री पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपने इतिहास को काफ़ी रुचिकर बना दिया है। ठीक है, जो PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे भी RPSC का जो सदस्य वो कुछ सामान्य बातें पूछेगा। एक्सपर्ट तो आपको पूछेंगे, लेकिन वो कुछ सामान्य चीज़ें पूछ सकता है, जैसे कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया और इस टॉपिक की उपयोगिता क्या है, बच्चों के लिए कैसे उपयोगी होगा, इस बारे में आप सोच कर जाएँ, है ना। और कुछ सामान्य बातें जो उसने सुन रखी हों, ज़रूरी नहीं उसने PhD की हो, लेकिन उसने सुन रखा हो कि आजकल कोर्स वर्क ये क्या होता है, तो आप उनको बताएंगे। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, आपको पूछा जा सकता है, तो आप उनको संतुष्ट करेंगे बताकर, ताकि उनको लगे कि आप PhD मन से कर रहे हो, न कि PhD की सिर्फ उपाधि लेने के लिए। अब 2-3 बातें अपन ने चर्चा की थी कि आपको क्या नहीं करना है। एक तो रूखेपन से पेश नहीं आना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। चाहे आपका स्वभाव उज्जड़ होगा, लेकिन वहाँ विनम्र बने रहना है। जैसे लड़की वाले आते हैं ना लड़कियों को देखने के लिए, तो आपने देखा होगा लड़का ऐसे नमस्कार करता, चाहे वैसे कभी नहीं करता होगा, तो आपको भी उस दिन थोड़ा विनम्र बना रहना है, क्योंकि अगला अगर आपको चिपका गया तो आपकी मेहनत चली जाएगी, है ना। वहाँ तो फिर भी हो सकता है 2-4 महीने बाद कोई आ जाए, यहाँ तो 1-1.5-2 साल तक कोई नहीं बुलाने वाला, तो ध्यान रखेंगे आप, है ना। एक नकारात्मक उत्तर नहीं देंगे, वो अपन ने पहले भी चर्चा की है, इस तरह का कोई जवाब नहीं देंगे जिससे अगले को लगे कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक है। एक कोशिश करेंगे कि जो आपको आ रहा है उसको आप प्रसंगवश, आपका जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड है उसको उधर खींचें। जैसे मान लीजिए कि मैं सीकर से हूँ, तो मैं उन्होंने मेरे को पूछा कि सीकर के कोई ऐतिहासिक स्थल बताएं, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि सीकर में जो जाट बाज़ार है वहाँ पर तात्या टोपे का स्मारक है। ठीक है, तात्या टोपे मैं तैयार करके गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो तात्या टोपे के बारे में मुझसे पूछें, तो आप प्रसंगवश वो बातें लाने का प्रयास करेंगे। जब मैं 12th में था तो हमारे इंग्लिश के सर थे स्वर्गीय नेमिचंद जी फगेड़िया, वो एक कहानी सुनाया करते थे कि प्रसंगवश आप अपनी बात कैसे रख सकते हो। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और फिर अपनी बात भी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि धीर सिंह जी हैं, गणपत जी को भी सुनना आपको। तो वो कहानी ऐसे सुनाया करते थे कि बहुत पहले की बात है, जब गांव में कोट एक आध लोगों के पास हुआ करते थे, हर कोई कोट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो किसी बच्चे की शादी थी और उस बच्चे के पिता को लगा कि अगर बच्चा दूल्हे के रूप में कोट पहन कर जाए, जैकेट वैकेट, तो थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये मानसिकता हमेशा से रही है, आज भी है। आज भी शेरवानी वगैरह इसी चक्कर में पहनते हैं कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे बंदा, है ना।
तो वो जिसके पास कोट था उसके पास गया और उसको बोला कि भाई बच्चे की शादी है और तेरे वाला कोट दे दे तो ये बच्चा उस कोट को पहन के चला जाए, अच्छा लगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोट तो दे दूंगा पर शादी में बारात में मैं भी चलूँगा। कहा चल ले कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट दूल्हे ने पहन लिया, चल पड़े। पुराने वक्त की बात है, तो जो भी साधन था अपनी बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी उसमें बारात चल पड़ी। एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछा भाई दूल्हा कौन है। तो जिसका कोट था उसने कहा दूल्हा तो यह है पर कोट मेरा है। लड़के के पिता को बुरा लगा, उसको बुला के कहा इसलिए कोट लाए थे क्या तेरा, तू यहाँ हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अब नहीं बताएगा कि कोट तेरा क्या। बिल्कुल। अगले गांव में पहुंचे, फिर वही बात, दूल्हा कौन है। कहा दूल्हा यह है और कोट भी इसका ही है। तो अगलों को लगा कोई गड़बड़ है, वरना तो ऐसी बात क्यों करता कि कोट भी इसका है, क्योंकि उसको तो अपनी बात लानी थी प्रसंगवश, है ना, कि कोट मेरा है। तो दूल्हे के पिता ने कहा तेरे को कोट तेरा है, इसका है, किसका, बात ही नहीं करनी है कोट के बारे में ना, नहीं बताना है कि मेरा है इसका है, तो चुप रहेगा इस मामले में। कहा ठीक है, अब नहीं कहूँगा कि कोट मेरा या इसका है, मैं बात ही नहीं करूँगा। अगले गांव में फिर पहुंच गए, वही बात कि दूल्हा कौन है। कहा दूल्हा यह है और कोट के बारे में अपने को नहीं पता है किसका है। तो जो आपको आ रहा है आप कोशिश करें कि उसको उधर खींचें, क्योंकि असल में आपको वहाँ 20-25 मिनट निकालने हैं और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। तो कोशिश ये रहे कि जो आपको आ रहा है वो अगला पूछे, ठीक है, आप अपनी पिच पर उसको खिलाएं, इसका प्रयास करें। और इस बेहतरीन दिन के लिए गणपति जी को धन्यवाद। असल में मेरी बड़ी इच्छा थी इस बारे में कि जो इतिहास के नए प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको देख पाऊँ, और ये इच्छा यहाँ आप लोगों को देखकर पूरी हुई। आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छा इंटरव्यू दें, धन्यवाद। बहुत